Hello friends, welcome to Geeky Bankers. So in this class we will discuss some important MCQs related to PMLA, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, उससे रिलेटेड हम लोग जो है वो कुछ MCQ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो PMLA का हमारा सीरीज है ना, ये टोटल 3 सेट में जो है ये आएगा, ठीक है। ये पहला सेट है और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो भी PMLA के सेक्शंस हैं, वो सेक्शंस जो है वो किससे रिलेटेड है, और दूसरा जो पेनल्टी प्रोविज़न है सेक्शन में हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। क्या होता है कि जब भी मान लीजिए KYC ML का एग्ज़ाम होता है तो हर बार ना दो तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, आप मान के चलो ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10 क्वेश्चन करीब करीब आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Again, if you are preparing for IBF exams, then please download Geeky Bankers app so that in very first attempt you will be able to clear the exam. This is our mobile number, WhatsApp number. So after subscription, after you subscribe our course, if you are facing any kind of difficulty or whether you buy our course or not, यदि आपका कोई भी सजेशन, रिक्वेस्ट है, क्वेरी है, तो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ओवर हियर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट वाज द प्रिवेंशन ऑफ मनी, व्हेन वाज द, ये जो PMLA एक्ट है वो इनैक्ट कब हुआ था। तो PMLA एक्ट जो इनैक्ट हुआ था ना, वो हुआ था 2002 में, ठीक है। PMLA 2002 में आया था और इसको हम लोग बोलते भी हैं PMLA 2002, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ PMLA। PMLA का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या था। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बोलते हैं ना, तो मेन इसका काम ही था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। और मान के चलिए कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग, मान लीजिए कि कोई गलत तरीके से पैसा कमा के ला भी रहा है, तो उसको फिर कन्फिस्केट करना, ठीक है, उस पैसे को ले लेना, कन्फिस्केट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कि यदि आप गलत तरीके से पैसे कमाए हो तो उसको छीन लेगा गवर्नमेंट आपसे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, PMLA का ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव PMLA का क्या था, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड कन्फिस्केट प्रोसीड ऑफ क्राइम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिकमेंडेशंस इन्फ्लुएंस द इनैक्टमेंट ऑफ PMLA। ये जो PMLA आया, ठीक है ना, वो इंटरनेशनल, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशन पे जो है ये आया था। तो ये आया था आपके FATF, ठीक है, FATF फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके रिकमेंडेशन पर ही जो है वो PMLA आया। नेक्स्ट क्या है, विच सेक्शन ऑफ PMLA डिफाइंस मनी लॉन्ड्रिंग। PMLA का कौन सा सेक्शन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन करता है। तो ये आपको डिफाइन करता है सेक्शन 3, ठीक है, ये करता है सेक्शन 3। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग अंडर द PMLA। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मैक्सिमम जो है वो कितना पनिशमेंट हो सकता है। तो मैक्सिमम पनिशमेंट आपका हो सकता है 7 साल। कितना हो सकता है, 7 ईयर्स तक जो है वो मैक्सिमम जो है वो हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। देखिए, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब क्या होता है कि जो क्राइम करके जो आप पैसा लेके आए हैं ना, क्राइम करके जो आपने पैसा बनाया है गलत तरीके से, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बोलते हैं उसको, ठीक है। वो क्या होता है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड, ये थोड़ा सा गलत हो गया, एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को, है ना, ठीक है, अब थोड़ा सही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम क्रिमिनल प्रॉपर्टी, क्रिमिनल एक्टिविटी। तो ये हो गया आपका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ शेड्यूल्ड ऑफेंसेज अंडर दी PMLA। PMLA में
किसको जो है वो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग। ड्रग ट्रैफिकिंग तो एकदम है, करप्शन ये भी है, टैक्स इवेशन ये भी है, कौन सा नहीं है, तो ये वाला कवर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो ट्रैफिक वायोलेशन इज नॉट कवर्ड अंडर पीएमएलए या हैज नॉट बीन कवर्ड अंडर पीएमएलए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द पीएमएलए। ये जो एडजुकेटिंग अथॉरिटी है पीएमएलए में, उनका काम क्या है, देखिए इनका काम क्या है आपको, जो मान लीजिए कि जब मान लीजिए किसी पे क्रिमिनल केस होता है तो न्यूज़ में पढ़ते होंगे ना, उनके प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि कोई क्लर्क है किसी डिपार्टमेंट में, ठीक है ना, आए दिन आता रहता है, तो उसके पास ना मान लीजिए 2 घर मिला और एक घर 5 करोड़ का है। अब आप बताओ कि जिंदगी भर भी यदि 20,000 कमाने वाला वो कुछ भी कर ले, कितना भी यूट्यूब पे देख ले और शेयर मार्केट में डाल ले, कुछ भी कर ले, ठीक है, तो ये होने वाला नहीं है, है ना। वो 20,000 से 5 साल 10 साल के जॉब में वो 5-5 करोड़ का तो नहीं बना पाएगा, बहुत मुश्किल है, नियरली इम्पॉसिबल है। तो उस केस में क्या होता है कि जब ईडी मान लीजिए, ठीक है, उसको पकड़ता है, तो उसको तो पकड़ता ही है और साथ साथ जो प्रॉपर्टी उसने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाला जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर देता है उसके ऑफेंस के साथ ही। ठीक है, तो ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ना, इसका काम क्या है, ये डिसाइड करता है, ठीक है, कि मनी लॉन्ड्रिंग से जो प्रॉपर्टी आपने बनाया है उसको जोड़ा जाए कि नहीं जोड़ा जाए आपके अपराध में। ठीक है, बाद में वो गवर्नमेंट जो है उसको नीलाम करके पैसा ले लेगा। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो काम होता है वो इसके लिए होता है कि उसका जो क्रिमिनल एक्टिविटी से जो उसने पैसा कमाया है, जो प्रॉपर्टी बनाया है, उस प्रॉपर्टी को अटैच करना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आइए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी अंडर द पीएमएलए। पीएमएलए में रिपोर्टिंग अथॉरिटी एंटिटी का क्या मतलब है। देखिए रिपोर्टिंग अथॉरिटी में एंटिटी में जनरली आता है बैंक हो गया, दूसरे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, इंटरमीडियरीज हो गए। इंटरमीडियरीज एक तरीके से ना बीच में काम करता है, ठीक है ना, तो वो जो इंटरमीडियरीज हैं तो वो सब जो है वो रिपोर्टिंग एंटिटी उसको बोला जाता है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेजिग्नेटेड नॉन फिनेंशियल बिजनेस और प्रोफेशन अंडर द पीएमएलए। पीएमएलए में जो है नॉन फिनेंशियल बिजनेस और प्रोफेशन माना गया है। तो नॉन फिनेंशियल मतलब क्या है कि जहाँ पे एक्चुअल पैसे का लेन देन नहीं होता है, ठीक है ना, तो बैंक में होता है, इंश्योरेंस कंपनी में होता है, स्टॉक में, लेकिन रियल एस्टेट एजेंट में नहीं होता है। उसका काम है फ्लैट को दिखा देना, आपको एक बार पसंद आ गया तो उसके बाद वो क्या करते हैं, रियल ओनर के पास आपको लेके जाता है, फिर पैसा आप उसको कुछ नहीं देते, फिनेंशियल टर्म में कुछ नहीं दिया जाता। जब वो बिक जाएगा तो वो जो ऑनर है वो जो भी उस घर का ऑनर है, चाहे वो बिल्डर हो या किसी के पोजीशन में पहले से हो, तो वो आदमी उसको कमीशन देगा। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं नॉन फिनेंशियल बिजनेस प्रोफेशन की, तो ये आ जाएगा रियल एस्टेट एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज अंडर द पीएमएलए। जो रिपोर्टिंग एंटिटीज है उनका प्राइमरी ऑब्लिगेशन क्या होता है। तो प्राइमरी ऑब्लिगेशन होता है क्या, टू फाइल सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, एसटीआर को करना। यहाँ सीटीआर रहता तो हम वो भी लगाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन एसटीआर सीटीआर भरना रहता है, मेनली जमा करना। और एसटीआर का रूल क्या है, सीटीआर जो है वो हर 15 दिन पे भरा जाता है। एसटीआर का कोई ये नहीं है कि इतने दिन पे भरना है, लेकिन एसटीआर में एक रूल क्या है, मान लीजिए कि आज एक ट्रांजैक्शन आपको लगा कि ये सस्पिशियस है, तो विद इन 7 डेज आपको उसको रिपोर्ट कर देना पड़ेगा, बस एक ये रूल होता है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग कौन सा है, तो एसटीआर को फिल करना, ये एक मेन काम है।
टाइम लिमिट ऑफ सीटीआर, तो सीटीआर जो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है ना, इसका 15 दिन होता है। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट का हर 15 दिन में एक बार जो है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिपोर्टेड अंडर द पीएमएलए, पीएमएलए में किस ट्रांजेक्शन को एकदम से ही जरूरी होता है रिपोर्ट करना, तो वो ट्रांजेक्शन आपका कौन सा होता है? ये वाला है ना, जो 50,000 से ऊपर का कैश ट्रांजेक्शन है ना, उसका रिपोर्ट जो है वो जरूरी होता है देना। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ केवाईसी नॉर्म्स अंडर द पीएमएलए, पीएमएलए में केवाईसी नॉर्म्स का क्या पर्पस है? तो इसका पर्पस होता है क्या? कस्टमर को अच्छे से पहचानना। ठीक है, तो टू आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद केवाईसी नॉर्म्स अंडर द पीएमएलए, पीएमएलए में यदि नॉन कंप्लायंस है केवाईसी नॉर्म्स के साथ, तो मैक्सिमम जो हो सकता है वो 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 5 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ठीक है, 5 साल तक के लिए आपको जेल भेज दिया जाए। व्हाट इज द रोल ऑफ फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट अंडर द पीएमएलए, FIUIND जैसे है, उसका मेन रोल क्या है पीएमएलए में? तो उसका मेन रोल होता है क्या? रिपोर्ट को रिसीव करना और उसको एनालाइज करना। ठीक है ना, एनालाइज करना मतलब यदि हम ऐसे बोले तो FIUND जो है वो रिसीव्स, एनालाइजेस एंड डिसिमिनेट्स फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। उसको एनालाइज किया, देखा और बताया सबको कि भाई ये है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोका जाए। ये सब रिपोर्टिंग का एक ही मतलब है कि कोई ऐसा तो नहीं है। अब जैसे मान के चलिए बहुत सारा है ना सेक्शन है, इनकम टैक्स का भी मान के चलिए कि 20 लाख से ऊपर यदि आपका कैश निकालते हैं सारे चैनल मिला करके, ठीक है, चाहे आप ATM का यूज करो, CSP, तो आपको 2% या 5% आपको TDS देना पड़ेगा। उसका नियम है, लगातार 3 साल से आप भर रहे कि नहीं वो अलग बात है, छोड़िए। तो FIUND का मेन काम है कि रिपोर्ट रिसीव करना, उसको सर्च कर मतलब एनालाइज करना और फिर सबको बताना मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज फिल्ड विथ FIUND, FIUND के साथ कौन कौन सा रिपोर्ट हम लोग फिल करते हैं? तो STR करते हैं, CTR नहीं है तो CTR भी करते हैं। इनकम टैक्स उसको कोई मतलब नहीं है, GST से कोई मतलब, फटका से भी कोई मतलब, बस STR। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फॉलोइंग STR, तो मैंने पहले ही बताया था कि STR एक बार पहचान में आ गया कि ये ट्रांजेक्शन को STR में रिपोर्ट करना है तो 7 डेज के अंदर में उसका रिपोर्टिंग हो जाना चाहिए। ठीक है, 7 डेज के अंदर में उसका रिपोर्टिंग जो है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ FIUND, FIUND का फंक्शन कौन सा इसमें नहीं है? देखिए क्या है कि रिसीव CTR STR, ठीक है, तो ये तो है। इन्वेस्टिगेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, तो इन्वेस्टिगेट नहीं करता है, ठीक है ना, ये गलत है। एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन सही, डिसेमिनेशन इन्फॉर्मेशन टू इन्फोर्समेंट एजेंसी तक उसको बताना, ले जाना, तो ये भी सही है। क्या गलत है? इन्वेस्टिगेशन। एनालाइज करता है, एनालाइज कर लेगा, जो रिपोर्ट मिला उसी को एनालाइज करेगा और फिर जो है वो बता देगा इन्फोर्समेंट एजेंसी को और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए काम करेगा। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ STR और CTR अंडर द PMLA, तो PMLA में यदि STR CTR आप फाइल नहीं करते हैं तो आपको 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द PMLA, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? तो सिंपल सा मतलब है टू सीज प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी, कि जो भी आपने क्रिमिनल एक्टिविटी करके पैसे बनाए हैं तो उसको छीन लेगा आपसे, ले लेगा आपसे। ठीक है, हु हैज़ द ऑथोरिटी टू अटैच प्रॉपर्टी अंडर द PMLA, तो उसको एक ही है, ये जो एडजुकेटिंग ऑथोरिटी है ना, नहीं, एक मिनट, एडजुकेटिंग ऑथोरिटी वो करता है मतलब बताता है, ठीक है ना, लेकिन करेगा का ऑथोरिटी किसके पास है? ये ED हो जाएगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ED। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर एडजुकेटिंग ऑथोरिटी टू कंफर्म। देखिए क्या होता है ना कि जब एक प्रॉपर्टी अटैच होता है तो 180 दिन तक, 180 दिन तक जो है वो क्या होगा कि प्रोविजनली रहता है वो,
तो 180 दिन के अंदर में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को परमानेंट करना होगा कि हाँ ये रहेगा प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये होता है 180 डेज, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस टू द अटैच्ड प्रॉपर्टी इफ द एक्यूज्ड इज एक्विटेड, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि एक बार जो अटैच प्रॉपर्टी था उसको एक्विटेड कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो वो चला जाएगा बेनिफिशियरी के पास चला जाएगा, एक्विट हो गया तो प्रॉपर्टी रिटर्न टू द एक्यूज्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर अटेम्प्टिंग टू ट्रांसफर अटैच प्रॉपर्टी। तो भाई ये तो सीवियर हो जाएगा कि यदि कोई प्रॉपर्टी अटैच हो गया और आप चाहेंगे कि इसको हम हटा लें, ठीक है ना, ट्रांसफर कर लें, तो 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट होगा आपको, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ईडी अंडर द पीएमएलए। पीएमएलए में ईडी का क्या रोल है, तो ईडी का रोल होता है क्या, टू इन्वेस्टिगेट मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। ईडी का काम है मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को इन्वेस्टिगेट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर डज द ईडी हैव अंडर द पीएमएलए। तो पीएमएलए के अंडर में उसके पास कौन कौन सा पावर है, सारे पावर है। अरेस्ट भी कर सकता है, प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकता है, और ऑफेंडर को प्रोसिक्यूट भी कर सकता है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग एन ईडी इन्वेस्टिगेशन अंडर द पीएमएलए। यदि आप ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे ईडी इन्वेस्टिगेशन को, ठीक है, तो आप पर कितना चार्ज लगेगा। तो यदि ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो अगेन 5 साल तक का सजा होगा, ठीक है। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर द ईडी टू कंप्लीट एन इन्वेस्टिगेशन अंडर द पीएमएलए। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है ना। नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट फॉर द ईडी टू कंप्लीट एन इन्वेस्टिगेशन अंडर द पीएमएलए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ईडी अंडर द पीएमएलए। ईडी का कौन सा काम नहीं है। देखिए, इन्वेस्टिगेट करना, अटैच प्रॉपर्टी प्रोसीजर, ये तो है, लेकिन ये नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज को, ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करना, वो उसका काम नहीं है, ठीक है ना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन अंडर द पीएमएलए। इंटरनेशनल कॉपरेशन का जो है क्या पर्पस है, तो इंटरनेशनल कॉपरेशन का एक ही है, टू शेयर फिनेंशियल इंटेलिजेंस विद अदर कंट्रीज, ठीक है। अब मान लीजिए कोई सारा काम करके, गलत काम करके इंडिया में आ जाए, अब गवर्नमेंट से कोई जानकारी मांगे तो देना ना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी जरूरत होगा ना। तो मेन काम होता है क्या, कि फिनेंशियल इंटेलिजेंस शेयर करना। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स कॉपरेशन अंडर द पीएमएलए। पीएमएलए में जो है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेट करता है, वो एफएटीएफ करता है, ठीक है ना, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन कॉपरेशन विद इंटरनेशनल अथॉरिटीज अंडर द पीएमएलए। तो इंटरनेशनल अथॉरिटीज के साथ यदि आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो 5 साल तक का सजा होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन अंडर द पीएमएलए। पीएमएलए ये जो है हमारा, इसमें से जो है इंटरनेशनल कॉपरेशन जो हम लोग पीएमएलए में करते हैं उसका उस बेनिफिट कौन सा नहीं है। देखिए, तो सबसे पहला क्या है कि शेयरिंग इंफॉर्मेशन करते हैं, एक्स्ट्राडिशन ऑफेंडर करते हैं, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये तो कोई मतलब का चीज़ नहीं है ना। कन्फिस्केशन भी होता है। अब मान लीजिए कोई यहाँ से पैसा माल करके अबिया मालिया ले गया लंदन में, अब वहाँ पे वो महल खरीद लिया है, ठीक है, तो यूके गवर्नमेंट को क्या करके हम सील करवा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन रेगुलेशन जो है वो हमारे पीएमएलए के परव्यू से बाहर है, ठीक है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल कॉपरेशन अंडर द पीएमएलए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ही रोल होता है कि एग्रीमेंट साइन करना अदर कंट्रीज के साथ, ठीक है। और वो होता है एमओयू में होता है कि मतलब आपको हेल्प करेंगे ये सब इसके लिए। विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड बेनिफिशियल ऑनरशिप। बेनिफिशियल ऑनरशिप जो है वो कब आया था, ये आया था 2019 के अमेंडमेंट में। देखिए क्या है ना कि कोई भी आइडेंटिटी एंटिटी है, ठीक है ना, मतलब हम बोले कि 2019 अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेनिफिशियल ऑनरशिप टू आइडेंटिफाई द रियल ऑनर ऑफ एंटिटीज। किसी भी एंटिटी का रियल ऑनर कौन है, तो बेनिफिशियल ऑनरशिप इसी के लिए लाया गया था। ये 2019 के अमेंडमेंट में लाया गया था। 2002 में बना, तो बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ साल दर साल। व्हाट इज द लिमिट, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर
नॉन डिस्क्लोजर ऑफ बेनिफिशियल ऑनरशिप अंडर द पीएमएलए, नहीं करते हैं। यदि नॉन डिस्क्लोजर करेंगे, नहीं बताते हैं ठीक से कि बेनिफिशियल ऑनर कौन है, तो 5 साल के लिए अंदर जाएंगे। विच अमेंडमेंट एक्सपैंड द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में जो है वो नंबर्स को बढ़ाया गया और भी ऑफेंसेस को इंक्लूड किया गया। तो ये हुआ था 2012 के अमेंडमेंट में, ठीक है ना। 2012 अमेंडमेंट एक्सपैंडेड द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस अंडर द पीएमएलए, उसमें और सारे ऑफेंसेस को जोड़ा गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ 2019 अमेंडमेंट टू द पीएमएलए, पीएमएलए में 2019 का अमेंडमेंट हुआ था, वो किस लिए हुआ था? तो मेनली वो बेनिफिशियल ऑनर वाला हुआ था ना, ऊपर भी पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या है कि विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड, तो कॉर्पोरेट फ्रॉड जो आया था वो 2012 के ही अमेंडमेंट में आया था, ठीक है। कॉर्पोरेट फ्रॉड आ गया था 2012 के अमेंडमेंट में, ठीक है। इन केस ऑफ पी चिदम्बरम वर्सेज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, व्हाट वाज द प्राइमरी इशू अंडर द पीएमएलए, तो प्राइमरी इशू इसमें क्या था कि मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू फॉरेन अकाउंट्स, पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग में फॉरेन अकाउंट से इन्वॉल्व था, मेनली यही था। इज द विजय माल्या केस, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑफेंसेज अंडर द पीएमएलए, पीएमएलए में तो इसमें मेनली क्या होता ना, मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू बैंक फ्रॉड, बैंक को चूना लगाया, ठीक है, और पैसा लेके भाग गया। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द नीरव मोदी केस अंडर द पीएमएलए, उसमें जो आउटकम क्या था, तो मेनली उसमें था क्या कि उसके प्रॉपर्टी को अटैच किया गया, ठीक है ना, उसको फ्यूगिटिव डिक्लेयर कर दिया गया, को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना, उसके प्रॉपर्टी को अटैच करके। इन द 2G स्पेक्ट्रम केस व्हाट वाज द प्राइमरी ऑफेंस अंडर द पीएमएलए, तो हुआ तो होगा मनी लॉन्ड्रिंग ही, करप्शन के थ्रू हुआ था, ठीक है। बहुत सारा उसमें मिला था ना कि 2G स्पेक्ट्रम में ट्रांसपेरेंसी नहीं हुआ डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो यही सब था। तो सेट 1 में हम लोग यही करेंगे। अभी सेट 2 और 3 में आगे डिफरेंट सेक्शंस देखेंगे, किससे रिलेटेड है, उसमें कितना जो है वो इम्प्रिजनमेंट क्या है, पेनल्टी क्या है, ये सब देखेंगे, ठीक है। और यदि अगेन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IBF certification, and then please download our app. Here you will get everything to pass the examination in one go. Again, if you have any kind of suggestion or request, यदि आपको लगता है कि इसको और अच्छा बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो आप लोगों से काइंडली मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताएं कि क्या और इंक्लूड करें, क्या इंक्लूड करना है, ठीक है। थैंक यू। और इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब। चलिए, थैंक यू।